गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर ईश्वरीय वंदना के रूप में पढ़ा था। इसके बाद में हमने दूसरा चैप्टर नमक का दारोगा भी पढ़ लिया है। बच्चों, आज हम आम बराबर गेहूँ जो लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित एक कहानी है उसे पढ़ेंगे। बच्चों, यूँ तो कहानी अपने आप में नाम आते ही बच्चों के मन में ये उत्सुकता जागृत हो जाती है कि कहानी में ऐसा क्या है, और इस कहानी का शीर्षक ही इतना सुंदर है कि आम बराबर गेहूँ, अर्थात गेहूँ का दाना जो आम के बराबर हो। बच्चों, सुनने में अटपटा लग रहा है कि क्या कोई दाना आम के बराबर आकृति का हो सकता है, लेकिन हुआ करता था। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि इसमें ये कहा गया है कि एक समय होता था जब गेहूं का दाना कच्ची आम के बराबर ही हुआ करता था। इसमें लियो टॉल्स्टॉय ने ये स्पष्ट किया है कि जमीन ईश्वर की दी हुई एक वस्तु है, जिसे हमने अपने स्वार्थवश टुकड़ों में बांट लिया है। जैसे जैसे जमीन के टुकड़े बटे, वैसे वैसे जमीन छोटी होती गई, और जब जमीन छोटी होती गई वैसे वैसे अनाज के दाने का आकार भी छोटा होता गया। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वार्थ से रहित होकर निस्वार्थ भाव से जमीन पर अन्न उपजाता है और धरती में ये भेद नहीं करता है कि ये धरती मेरी है और ये धरती उसकी है, ऐसा ना सोचते हुए जो व्यक्ति धरती पर समान भाव से अपनी मेहनत करते हुए अन्न को उगाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अन्न निश्चित ही आम के बराबर होते हैं। ये उस समय की कहानी है बच्चों, जब कहा जाता था कि गेहूं के दाने का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, ना कि ये कि जो अपनी प्रकृति से स्वार्थ के लिए दाने को उठाया और कह दिया कि गेहूं का दाना बड़ा है। सुनने में भले ही ये बड़ी अजीब सी बात है, क्या आम के बराबर गेहूं का दाना हो सकता है, लेकिन जब कहानी में लिखा है कि ऐसा हुआ करता था, जब हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और इतिहास में जब हमने आज़ादी की लड़ाई भी नहीं देखी तो हम मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, तो ये भी मानने की बात है कि हो सकता है कि कभी आम के बराबर का गेहूं का दाना हुआ करता होगा। ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर एक कहानी की रचना करने का संदेश दिया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक का मानना है कि जमीन ईश्वर की दी हुई वस्तु है, इसलिए उस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। भूतकाल में आदमी ईश्वरीय नियमों को मानते थे, वे स्वभाव से संतोषी और मेहनती थे। शायद इसीलिए गेहूं का दाना आम के बराबर बड़ा होता था। अब ये कोई काल्पनिक बात नहीं कही जा सकती, क्योंकि निश्चित ही जब कहानी में लिखा है कि आम बराबर गेहूं, तो निश्चित ही आम बराबर गेहूं का दाना हुआ करता होगा। अब बच्चों, कहानी शुरू होती है। कहानी में क्या है या कहानी कैसी है, ये सब आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि कहानी में एक रोचक पक्ष ये होता है कि यदि उस कहानी का कोई भी रहस्य उजागर कर दिया जाए तो निश्चित ही उस कहानी का भाव या उस कहानी की उत्सुकता समाप्त हो जाती है। इसलिए कहानी की उत्सुकता को बनाए रखने के लिए हम कहानी के बारे में कुछ भी नहीं बताते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार कुछ बच्चे नदी के किनारे अमराई में खेल रहे थे। अब बच्चों, अमराई क्या होता है? अमराई होते हैं आम का बागीचा। अमराई का मतलब है आम का
बागीचा। तो जो आम का बागीचा होता है उसी को अमराई कहा जाता है, यानी आम का बाग। उन्हें वहाँ गेहूं के दाने जैसी कोई चीज़ मिली। अब बच्चे जो थे वो आम के बागीचे में खेल रहे हैं। अब आम के बागीचे में उन्हें वहाँ गेहूं के दाने जैसी कोई चीज़ मिली। अब उन्होंने क्या किया कि लेकिन वह देसी आम के बराबर बड़ा था। अब वो जो गेहूं का दाना था, जैसे देसी आम होता है, जैसे कि अमिया जिसे कहते हैं, वो देसी आम जितना बड़े आकार का दाना था। वहाँ से गुजरते हुए एक मुसाफिर ने बच्चों के हाथ से उसे देखा तो कुछ पैसे देकर उन बच्चों से उस आम के बराबर गेहूं के दाने को खरीद लिया। वह मुसाफिर उसे वहाँ के राजा के पास ले गया और अजायवात के नाम से बेचकर दौलत बनाई। अब बच्चों, ये अजायवात जो शब्द है इसका मतलब होता है आश्चर्य की वस्तु। अजायबात बात का मतलब है आश्चर्य की वस्तु। अब वो मुसाफिर जो था वो निश्चित ही कोई व्यवसायी था, क्योंकि जो व्यवसायी होता है उसका दिमाग बहुत तेज चलता है और वो तुरंत ही कोई ना कोई ऐसा उपाय निकाल ही लेता है कि उस उपाय से उसका काम बन जाता है। अब उसने वो इतना बड़ा जो गेहूं का दाना देखा, उसको देखते ही उसके मन में एक युक्ति सूझी और तुरंत ही उसने वो गेहूं का दाना बच्चों से खरीद लिया और बच्चों से खरीदकर उसे किसे दे दिया? राजा के पास ले गया। और राजा के पास जब वो ले गया तो उसने वहाँ जाकर क्या कहा कि अजायवात के नाम पर बेचकर दौलत बनाई। मतलब उसने राजा से कहा कि ये कोई आश्चर्य की वस्तु है और ऐसा कहकर उसने राजा से पैसे ले लिए। राजा ने अपने दरबार के सभी पंडितों को बुलाया और पूछा कि वह चीज़ क्या है। राजा ने दरबार में जितने भी पंडित थे उन सबको बुलाया और बुलाकर उनसे पूछा कि वह चीज़ क्या है। बहुत सोचने विचारने के बाद भी उन्हें उस चीज़ का अता पता नहीं चला। अब जो पंडित थे उन बेचारों ने भी, क्योंकि आज हमें भी कोई कहे कि ये है, जैसे डायनासोर हमने नहीं देखे, लेकिन फिर भी हम डायनासोर के अस्तित्व को क्यों मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहानियों में, फिल्मों में उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे राम, रहीम, कृष्ण को हम स्वीकार करते हैं, वैसे ही ऐसी कोई अजीब चीज़ को देखकर उन पंडितों को विश्वास तो नहीं हो रहा था कि ये गेहूं का दाना है, लेकिन प्रत्यक्ष में वो दिखाई दे रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये गेहूं का दाना ही है। लेकिन इतना बड़ा उन्होंने पहले कभी देखा नहीं था। एक दिन वहाँ दाना खिड़की पर रखा था। एक चिड़िया उड़कर आई, उसमें चोंच मारने लगी, दाने में छेद हो गया। अब तभी क्या हुआ कि उन्होंने एक दिन के लिए वो दाना खिड़की पर रख दिया। जैसे हम कोई वस्तु होती है उसको कहीं जब तक स्थान नहीं होता तब तक कहीं एक जगह पर व्यवस्थित कर देते हैं, वैसे ही खिड़की पर रख दिया। एक चिड़िया उड़कर आई और उसमें चोंच मारने लगी, दाने में छेद हो गया। पंडितों ने जब देखा तो उसे पहचान गए। राजा से जाकर कहा कि महाराज, ये दाना अन्नराज गेहूं का ही है। मतलब जैसा भी ये बात कही गई थी, कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये गेहूं का दाना ही है। पंडितों की बात सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। अब जब क्या हुआ
कि विस्मय का मतलब आश्चर्य। जब पंडितों की बात राजा ने सुनी तो उसको बहुत विस्मय हुआ। विस्मय का मतलब है आश्चर्य। राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उनसे कहा कि ऐसा अनाज कब और कहाँ पैदा हुआ था। मतलब क्योंकि राजा ने अपने जीवन काल में और पंडितों ने अपने जीवन काल में ऐसा अनाज का दाना यानी ऐसा गेहूं का दाना पहले कभी नहीं देखा था। तो राजा को इस बात का अचंभा था कि इतना बड़ा गेहूं का दाना कब और कहाँ पैदा हुआ। आप लोग इसका पता लगाइए। पंडितों ने भी सभी शास्त्र छान मारे कि फिर भी उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वे राजा के पास आकर बोले कि महाराज, हमें कुछ भी पता नहीं चला। अब जो पंडित थे बेचारे राजा की आज्ञा अनुसार वो इधर उधर शास्त्रों को ढूंढने लगे। बहुत कुछ उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसे इतने बड़े गेहूं के आकार का पहले कहीं भी पता नहीं चला। आखिर वो निराश होकर राजा के पास आए और आकर उनसे कहने लगे, हमें शास्त्रों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिला। उल्लेख यानी परिचय या कहीं लिखा हुआ कि हमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिला। इसके लिए किसानों से पूछना पड़ेगा। शायद उनमें से ही किसी ने ऐसा गेहूं का आकार अपने पूर्वजों से सुन रखा हो। अब हुआ ये बच्चों कि वो पंडित शास्त्र को देख देख कर परेशान हो गए और बहुत सी किताबों में उन्होंने ये देखने का प्रयास किया कि कहीं किसी समय में क्या गेहूं का दाना इतना बड़ा होता था कि गेहूं का दाना आम के बराबर का हो जाए। इसलिए उन्होंने जब बहुत प्रयास किया और जब वो निराश हो गए, उन्हें किसी प्रकार का जब प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तो ऐसी अवस्था में उन्होंने राजा के पास जाकर यही कहा कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसका जवाब किसान के पास ही होगा। अब जो वो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि किसान ही, क्योंकि जो अन्न उपजाता है, आज जैसे हम जिस चीज़ के नज़दीक हैं बच्चों, हम जो व्यवसाय करते हैं या हम जिस चीज़ का काम करते हैं, निश्चित ही हमें उसकी जानकारी अधिक होती है। लेकिन जिस चीज़ को किसी ने देखा नहीं, ऐसा गेहूं का दाना यदि किसी को दिखाई दे तो ये अचंभे की बात ही होगी। इसलिए पूर्वजों के द्वारा कहीं किसी किसान के पास ऐसी जानकारी हो और इतना बड़ा गेहूं का दाना किसी के पूर्वज ने देखा हो और किसानों को बताया हो, तो कहीं ना कहीं हमें ये ज्ञात हो जाए कि वास्तव में इतना बड़ा गेहूं का दाना हुआ करता था। राजा ने हुक्म दिया कि बड़ी बड़ी उम्र के किसान लोग उनके सामने लाए जाएं। अब राजा का आदेश हुआ। राजा का क्या आदेश हुआ कि बड़ी बड़ी उम्र के जो किसान हैं उनको राजा के सामने उपस्थित किया जाए। राजा उनसे स्वयं पूछेगा, क्या किसी ने इतना बड़ा गेहूं का दाना देखा है। आखिर एक बूढ़ा आदमी वैसाखियों के सहारे लड़खड़ाता हुआ महाराज की उपस्थिति में लाया गया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे एक एक किसान राजा की उपस्थिति में लाए गए। अब क्यों लाए गए? क्योंकि राजा ये जानना चाहता था कि क्या वास्तव में किसी भी किसान ने ये सुन रखा है कि गेहूं का दाना कभी इतना बड़ा हुआ करता था। तो ये चीज़ वो राजा जानना चाहता है। देखिए बच्चों, इसमें एक शब्द आया था मुसाफिर। तो मुसाफिर शब्द का मतलब है राहगीर। मुसाफिर का मतलब है राहगीर, अर्थात रास्ते में चलने वाला या फिर पथिक। ऐसे ही इसमें शब्द था हुक्म। हुक्म का मतलब है आदेश।
तो ये जो मुख्य बात है वो आपको बताई जा रही है। वैसे कहानी में शब्द इतने कठिन नहीं हैं, शब्द सरल ही है, इसलिए कहानी भी कहीं ना कहीं आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अब क्या हुआ, वैसाखियों के सहारे। बच्चों आप जानते होंगे कि वैसाखियाँ क्या होती हैं। वैसाखियाँ यानी पैरों से लाचार व्यक्ति के चलने का सहारा, एक लकड़ी का एक तरह का इस तरह का वॉकर टाइप का कोई साधन जिसके सहारे एक लंगड़ा व्यक्ति या जिसके पैर लाचार हैं, ऐसे व्यक्ति उसके सहारे से चलते हैं। तो वैसाखियों के सहारे लड़खड़ाता हुआ महाराज की उपस्थिति में लाया गया। राजा ने उसे दाना दिखाया। अब राजा ने क्या किया, उसे वो गेहूं का दाना दिखाया और पूछा, बता सकते हो कि ऐसा दाना कहाँ और कब उगता था। अब राजा जो है उसका प्रश्न है, क्या तुमने कभी ऐसा दाना या ऐसा दाने के बारे में सुना हो अपने पूर्वजों से, कि कहीं किसी पूर्वज ने तुम्हें ये बताया हो कि हमारे ज़माने में ऐसे गेहूं के दाने होते थे। तो ये बात उस राजा ने जानने के लिए एक एक करके किसानों को बुलाया। तो राजा पूछता है कि बता सकते हो कि ऐसा दाना कहाँ और कब उगता था। क्या तुमने कभी ऐसे बड़े दानों का अनाज खरीदा था। क्या तुमने कभी अपने ज़माने में ऐसे बड़े बड़े गेहूं के दानों का अनाज खरीदा हुआ है। तुम्हें लगता है कि इतने बड़े बड़े दाने कभी तुमने देखे थे या अपने खेतों में उगाया है, या तुमने कभी इतने बड़े गेहूं के आकार को देखा है या खेतों में उगाया है। अब बच्चों यहाँ राजा के लिए जो आश्चर्य की बात है वो आम बराबर गेहूं का दाना ही है, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में कभी इतना बड़ा गेहूं का दाना नहीं देखा। अब वो उस वृद्ध किसान से जो वैसाखियों के सहारे लड़खड़ाता हुआ वहाँ पहुँचा है, उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी इतना बड़ा गेहूं का दाना देखा है, जिस गेहूं के दाने को देखकर आज हमें आश्चर्य हो रहा है। बुढ़ा कान का बहरा था, बड़ी मुश्किल से राजा की बात सुन पाया और उसने जवाब दिया कि महाराज, ऐसा अनाज ना मैंने कभी बोया और ना खरीदा। मतलब उसने क्या जवाब दिया कि मैंने कभी इतना बड़ा अनाज का दाना ना तो कभी खेत में बोया, ना कभी उत्पन्न हुआ और ना कभी मैंने किसी से खरीदा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इतना बड़ा दाना मैंने भी अपने जीवन काल में नहीं देखा। अब यहाँ ये बात है कि वो वृद्ध जो वैसाखियों के सहारे लड़खड़ाता हुआ आया था, उसने भी इतना बड़ा दाना नहीं देखा, न राजा ने देखा न पंडितों ने देखा। तो आखिरकार वो दाना फिर कहाँ से उत्पन्न हुआ और वो इस कहानी में क्या चीज़ सिखाना चाहता है। तो बुढ़ा कान का बहरा था, बड़ी मुश्किल से राजा की बात सुन पाया और उसने जवाब दिया कि महाराज, ऐसा अनाज ना मैंने कभी बोया और ना ही कभी खरीदा। जब हम अनाज बेचते थे तब भी दाना आज की तरह ही छोटा होता था। अब वो क्या कह रहा है कि जब हम अनाज बेचा करते थे, क्योंकि आज तो वो काफ़ी बूढ़ा हो गया है और लाचार भी है, तो वो बता रहा है कि जब हम अनाज बेचा करते थे तब भी अनाज का दाना आज के अनाज के दाने जितना ही छोटा हुआ करता था। आप मेरे पिता से पूछ कर देखें, शायद उन्हें कभी सुना हो। यदि आपको जानना है तो आप मेरे पिताजी से पूछकर देख लें, शायद उन्होंने कभी अनाज का इतना बड़ा दाना देखा हो। राजा ने उस व्यक्ति के पिता को लाने का हुक्म दिया। अब राजा जो है उसने क्या किया है कि उस व्यक्ति के पिता को लाने का हुक्म दे दिया। राजा ने कह दिया कि अब इसके पिता को बुलाया जाए, कि हो सकता है कि इसके पिता ने कभी इतना बड़ा अनाज का दाना देखा हो। मुश्किल का मतलब है परेशानी। अब राजा जो है उसने हुक्म दिया
तो राजा का जो उस किसान का पिता है उसको दरबार में लाया गया। अब क्या होता है कि जैसे ही ये बात हुई कि कहीं ना कहीं राजा के आदेश से वो किसान जो है उसको बात समझ में नहीं आई कि इतना बड़ा अनाज का दाना कभी हुआ करता था। अब उसने नहीं देखा तो उसने अपने पिता को बुलाने के लिए कह दिया। राजा ने उस व्यक्ति के पिता को लाने का हुक्म दिया। दरबारियों ने उसके पिता को राजा के सामने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत का मतलब है उपस्थित करना, कि राजा के दरबारियों ने उस किसान के पिता को राजा के सामने प्रस्तुत किया। अब राजा ने उसे दाना दिखाया और उससे पूछा, बता सकते हो कि ये कहाँ पैदा होता था? अब उस किसान का, जो सबसे पहले किसान आया था, उसी किसान के पिताजी राजा के सामने खड़े हैं। अब राजा उनसे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए कि आपने कभी इतना बड़ा गेहूं का दाना खेत में उगाया था या कभी देखा था? तुमने कभी इस तरह का अनाज अपने खेतों में बोया, उगाया या कभी खरीदा? राजा के प्रश्न थे कि यह अनाज कहाँ पैदा होता है और तुमने इस तरह का अनाज क्या कभी अपने खेत में बोया था या कभी तुमने उसे उगाने का प्रयास किया था अथवा तुमने कहीं से खरीदा था? क्या तुमने कहीं भी इस तरह का मोटे आकार का गेहूं का दाना देखा है या नहीं? बूढ़े पिता ने दाने को ध्यान से देखा। अब वो पिताजी जो हैं उन्होंने उस दाने को बहुत ध्यान से देखा और देखकर राजा से कहा कि नहीं, मैंने ऐसे दाने का अनाज अपने खेतों में ना तो बोया है ना कभी खरीदा है, कि मैंने अपने खेतों में ऐसा अनाज का दाना ना तो कभी बोया और ना ही कभी खरीदा। अब किसान के जो पिताजी हैं उनका भी जवाब वही है जैसा जवाब किसान का था, क्योंकि किसान ने भी अपने जीवन काल में कभी इतना बड़ा गेहूं का दाना नहीं देखा था। और बच्चों, वैसे ही जो किसान के पिताजी हैं उन्होंने भी इतना बड़ा गेहूं का दाना नहीं देखा है, क्योंकि हमारे ज़माने में सिक्के का चलन ही नहीं था। अब वो कह रहा है कि ना तो मैंने बोया और ना कभी खरीदा। क्यों नहीं खरीदा, उसका जवाब दे रहा है। ध्यान से सुनना है, क्योंकि कहानी में हर पंक्ति से एक नया रहस्य उत्पन्न हो रहा है। तो वो किसान के जो पिताजी हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे ज़माने में गेहूँ खरीदा कैसे जाता था, क्योंकि हमारे ज़माने में सिक्के का चलन नहीं था। सब अपना अपना अनाज उगा लेते थे। मतलब उस समय सिक्के नहीं चलते थे, अपना अपना अनाज सभी किसान उगाते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। यदि कमी होती थी और ज़रूरत होती थी तो आपस में बांटकर बदल लेते थे। अब बच्चों, यहाँ क्या मतलब है? बांटकर बदल लेने का मतलब है विनिमय करना, यानी कि आदान प्रदान करना। अब ये ध्यान देना है आपको कि ये क्या मतलब है। देखिए, वो आपस में बांट लेते थे, तो यहाँ बांटने का मतलब क्या है वो देखिए कि यहाँ बांटना क्या है, कि यहाँ बांटने का मतलब है विनिमय से। तो विनिमय होता है आदान प्रदान। बच्चों, जिस समय की बात यहाँ बताई जा रही है इसका मतलब ये है कि उस समय सिक्के विक्के नहीं चलते थे, अर्थात ये धातुओं के सिक्कों से जो आदान प्रदान होता है ये उस समय नहीं होता था। तो कहने का मतलब है कि उस समय वस्तु विनिमय होता था। जैसे कि मेरे खेत में कोई सब्जी लगी हुई है और आपके खेत में कोई अनाज लगा हुआ है और आपने मुझसे सब्जी ले ली और मैंने आपसे अनाज ले लिया। कुछ इस तरह से बंटवारा करके वस्तु विनिमय के माध्यम से कुछ इस तरह से उस समय घर चलाए जाते थे।
या कोई कपड़े का व्यापारी है, उसके कपड़ा बनता है और निश्चित ही उसे अनाज चाहिए तो वो अनाज वाले को कपड़ा दे देगा और उससे अनाज खरीद लेगा। इस तरह से उस समय वस्तु विनिमय के माध्यम से घर चलते थे। उस समय लोग सिक्कों से यानी धन से सामान खरीदते नहीं थे। मतलब यहाँ किसान के पिताजी ने ये जवाब दिया है कि हमारे ज़माने में सिक्के का चलन नहीं होता था, सब अपना अपना अनाज उगा लेते थे। यदि कमी होती थी और ज़रूरत होती थी, ज़रूरत यानी आवश्यकता की कमी होती थी या ज़रूरत होती थी तो वो आपस में बांट लेते थे। कब बांटते थे? जब ज़रूरत होती थी। तो ज़रूरत का मतलब है बच्चों आवश्यकता से। ये ध्यान दें बच्चों, क्योंकि ये शब्द उर्दू भाषा के हैं। अजायबात और मुसाफिर, हुक्म, ज़रूरत, ये शब्द जो हैं ये आपकी उर्दू भाषा के हैं। तो यहाँ ये बात किसान के पिताजी ने कह दी कि ज़रूरत होने पर वस्तु विनिमय हो जाता था। अब लेकिन यहाँ किसान के पिताजी ने क्या जवाब दिया? मुझे नहीं मालूम कि यह अनाज कहाँ की उपज है। अब वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि यह अनाज का दाना कहाँ पर उत्पन्न हुआ है, कहाँ से पैदा हुआ है। हमारे ज़माने का दाना आज के दाने से तो काफ़ी बड़ा होता था, लेकिन इस जैसा नहीं होता था। अब देखिए बात आ गई, केवल एक पीढ़ी का अंतर हुआ है और एक पीढ़ी के अंतर में किसान के पिताजी क्या कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में यद्यपि गेहूं का दाना आज के दाने से तो बड़ा होता था, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता था जितना बड़ा ये गेहूं का दाना है। तो इसका मतलब ये है कि उस ज़माने में जब किसान के पिताजी थे तब गेहूं का दाना और भी बड़ा होता था। बच्चों ये बात तो मुझे भी अच्छे से पता है कि हमारे पिताजी भी ये बात बताते हैं कि उनके समय में गेहूं का दाना बहुत बड़ा हुआ करता था। लेकिन बहुत बड़े से तात्पर्य ये है कि जैसा कि आजकल चावल का दाना जो बड़ा वाला बासमती होता है, जो मोटा होता है, वो जैसे डबल चाबी चावल जैसा होता है, उस तरह का दाना बड़ा और फूला हुआ मोटा होता था। या यूँ मान लीजिए कि आपका जो जौ का दाना है उसको डबल कर दीजिए। इस तरह की उदाहरण हमारे पिताजी भी देते थे। हमारे ज़माने में दाना अनाज के दाने से तो काफ़ी बड़ा होता था, लेकिन इस दाने जैसा नहीं होता था। मैंने अपने पिता को कहते हुए सुना है कि उनके ज़माने में गेहूं का दाना बहुत बड़ा हुआ करता था। अब किसान के जो पिताजी हैं उनका ये कहना है कि उनके पिताजी यानी किसान के भी जो सबसे पहले किसान आया है उसके दादाजी, ये तीसरी पीढ़ी है, तो ये कह रहे हैं कि उनके जो पिताजी हैं उनका ये कहना था कि उनके ज़माने में गेहूं का दाना और भी बड़ा हुआ करता था। अब जो किसान के दादाजी हैं, अभी तो पिताजी आए थे, अब पहले वाले किसान के दादाजी आएंगे और वो आकर बताएंगे। दाना बहुत बड़ा हुआ करता था, एक दाना बहुत सा चून देता था। बच्चों चून का मतलब होता है आटा, कि उस समय गेहूं का दाना जो होता था वो बहुत बड़ा होता था और बहुत सा चून यानी कि आटा देता था। गेहूं को जब पीस देते हैं तो जो आटा बनता है उसको चून कहा जाता है। अब ये बात कही जा रही है कि किसान जो है उसके पिताजी जो आए हुए हैं दरबार में, वो ये कह रहे हैं कि उनके भी पिताजी ने इससे भी बड़ा गेहूं का दाना देखा होगा। आप उनसे पूछें। अब निश्चित हुआ कि राजा को किससे पूछना चाहिए? उस किसान के दादाजी से पूछना चाहिए कि क्या उनके ज़माने में गेहूं का दाना इतना बड़ा हुआ करता था। अब राजा जो है
आदेश देता है। राजा ने पिता के पिता को भी बुलवा लिया और क्या कहा, कहलवा दिया कि खोज करने पर वे मिल गए और राजा के सामने लाए गए। अब बच्चों क्या हो रहा है कि पिताजी गए नहीं हैं। एक तो बैसाखियों के सहारे लड़खड़ाता हुआ किसान खड़ा है, वहीं उसके पिताजी खड़े हैं, दरबार में सब हैं, वहीं पिताजी खड़े हैं। अब पिताजी के भी जो पिताजी हैं उन्हें भी दरबार में लाया गया है। अब वो दरबार में आए हैं। अब देखिए कि एक तो बेटा है, एक पिता है और एक पितामह हैं, अर्थात एक दादाजी हैं। 3 पीढ़ी हैं और तीनों पीढ़ियों में गेहूं के आकार में कितना अंतर आ गया, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। अब पितामह सामने आते हैं। उन वृद्ध पितामह के हाथ में दाने को देकर राजा ने उनसे पूछा। अब राजा ने क्या किया कि वो दाना जो है वो वृद्ध पितामह के हाथ में दे दिया। अब हाथ में देकर उनसे पूछना चाहा कि क्या उन्होंने वास्तव में इतने बड़े गेहूं के दाने को कभी देखा है। अब देखिए, राजा ने पिता के पिता को बुलवाया, खोज करने पर वे मिल गए, राजा के सामने लाए गए। वह बिना किसी सहारे सीधे सीधे चलते हुए दरबार में आ गए। देखिए, 2 पीढ़ियां जो थी वो लड़खड़ाती हुई आई है, मतलब उन पर उम्र का प्रभाव पहले दिख रहा है। और जो पितामह हैं वो बिना किसी सहारे के, अर्थात ना कोई वैसाखी ना कोई पकड़ के लाने वाला, बिना किसी सहारे के एकदम कड़क शरीर वाले वो दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा ने उन्हें दाना दिखाया। उन वृद्ध पितामह ने हाथ में दाने को लिया और उलट पुलट कर देखा। उलट पुलट यानी बदल बदल कर, उलट पुलट कर देखा और बोले, आज मुद्दत बाद, यानी बहुत समय बाद। मुद्दत शब्द का मतलब है बच्चों बहुत समय। बहुत समय बाद। बच्चों ये उर्दू शब्द है कि मुद्दत का मतलब है बहुत समय बाद, कि आज बहुत मुद्दत के बाद गेहूं देखने को मिला है। उन्होंने थोड़ा सा दाना तोड़कर खाया और बोले, ये वही किस्म है। अब क्या किया कि वो पितामह जो थे उन्होंने अपने ज़माने की कोई चीज़ देखी है। बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि आज भी हमारे घर परिवार में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, जब वो अपने ज़माने की या अपनी बसाई हुई चीज़ों को देखते हैं या अपनी जब बसाई हुई चीज़ों को रख रखाव के साथ रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो अक्सर जिक्र करते हैं, हमारे ज़माने में तो, ऐसा वो कहा करते हैं। उनको अपनी उन पुरानी चीज़ों से बड़ा लगाव होता है। और वो लगाव क्यों होता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो निश्चित ही हमें भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि जिस वस्तु को हम अपने परिश्रम से खरीदते हैं, हम मेहनत के कमाए हुए धन से अर्जित करते हैं, तो निश्चित ही उस वस्तु का मोल कहीं अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पितामह ने जो बीते हुए दिनों के गेहूं के दाने जो अपने जीवन काल में देखे थे, ऐसे गेहूं के दाने जब पितामह ने वो दाना राजा के दरबार में देखा तो बड़े प्रभावित हुए और बहुत खुश हुए, और उस दाने में से थोड़ा सा तोड़कर उन्होंने खाकर भी देखा और उनको उस गेहूं के दाने में वही स्वाद आया जो स्वाद उन्हें अपने ज़माने के गेहूं के दाने में आया करता था। अब बच्चों, आप ये कहेंगे कि जब उस समय में गेहूं का दाना इतना बड़ा होता ही नहीं था, तो इतने लंबे समय तक वह गेहूं का दाना अभी तक कैसे चल रहा है, और चल रहा है तो वो सड़ा कैसे नहीं, गला कैसे नहीं, अभी तक वो खेत में क्या कर रहा था। बच्चों, ये एक कहानी है और कहानी में निश्चित ही ये बात तो स्पष्ट है
कि कभी गेहूं का दाना इतना बड़ा हुआ करता था। और ये बात मुझे भी अच्छे से ज्ञात है कि गेहूं का दाना पहले बहुत बड़ा होता था, धीरे धीरे उसका आकार घटने लग गया है। हाँ, ये नहीं मानते कि गेहूं का दाना क्या वास्तव में आम के बराबर ही हुआ करता था। हो सकता है कि कुछ यहाँ बात को बढ़ाकर कह दिया गया हो, लेकिन कहानी से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि गेहूं का दाना यहाँ दिखाने के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यदि एक गेहूं का दाना हमें ये सिखा सकता है कि हमने अपनी धरती को बांट बांट कर इतना छोटा कर दिया है और हमारा स्वार्थ इतना बड़ा हो गया है कि उस धरती के टुकड़े में अब इतना बड़ा गेहूं का दाना उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। जहाँ स्वार्थ बढ़ने लग जाता है बच्चों, ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से स्वार्थ के बढ़ने से मनुष्य के अनाज में कमी हो ही जाती है। कहा जाता है कि यदि अपने हाथों से हम खूब लुटाते हैं, खूब दान करते हैं, तो भगवान हमें चौगुना देते हैं। जैसे अन्न उपजाने के लिए पहले खेतों में बीज डालना पड़ता है। जब हम 5 किलो बीज डालते हैं तब जाके 5 क्विंटल गेहूँ पैदा होता है। ठीक वैसे ही कोई भी वस्तु यदि हमें पानी है तो हमें अपने निजी स्वार्थों का बलिदान देना पड़ता है। अब बात यह है कि निजी स्वार्थों का बलिदान क्यों दें? आज हमें भी 4 रोटियों की ज़रूरत है और द्वार पर कोई भिक्षुक खड़ा है और हमने उस समय उस 4 रोटी के अलावा और कुछ बनाकर नहीं रखा है। उस अवस्था में यदि आपके हृदय में ये दया भाव जागृत हो जाता है कि मुझे अपनी ही रोटी में से इसे भी देना चाहिए, तो ऐसा भाव वास्तव में दया सहानुभूति कहलाता है। क्योंकि आपके पास लाखों करोड़ों हैं और आप लाखों करोड़ों में से यदि दान कर रहे हैं, अपना निजी स्वार्थ छोड़ रहे हैं, तो उस दान का इतना महत्व नहीं है। दान वो होता है बच्चों जिसमें हम भी उस चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं और वहीं वो चीज़ किसी और की भी ज़रूरत की वस्तु है, इसलिए हम अपने हिस्से को बांटकर जब उसे प्रदान कर देते हैं तो निश्चित ही उस वस्तु का महत्व बढ़ जाता है। तो बच्चों, ये कहानी हमने आज काफ़ी पढ़ ली है, अब थोड़ी सी बची है, ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लेखक ने यही बात बताई है कि उस समय में लोग स्वार्थी नहीं होते थे और धरती के बंटवारे नहीं होते थे। तो जब धरती बटी हुई नहीं थी तब गेहूं के दाने का आकार भी बड़ा होता था। जैसे जैसे ये धरती छोटी होती गई, इसके टुकड़े होते गए, वैसे वैसे गेहूं के आकार में भी कमी होती चली गई। तो ये इस बात को बताता है कि आज का मनुष्य स्वार्थी हो गया है। और वहीं ये बात भी बताई गई है कि उस समय सिक्के से यानी धन से किसी प्रकार से वस्तुएं खरीदी नहीं जाती थी। उस समय अनाज के बदले या सब्जियों के बदले या दूध दही के बदले बेचा जाता था, अर्थात वस्तु विनिमय होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तो बच्चों, आज के गृह कार्य के प्रश्न नोट कीजिए। आप पहला प्रश्न लिखिए कि राजा को उस वस्तु को देखकर क्या आश्चर्य हुआ। इसमें गेहूं का नाम नहीं बताना है क्योंकि मुसाफिर ने सबसे पहले उसे एक अजायबात वस्तु बताकर गेहूं के दाने को प्रदान किया था। तो यहाँ गेहूं का दाना वो बाद में प्रकट हुआ है। आपको बताना है कि राजा को उस वस्तु को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ। फिर क्वेश्चन बनता है कि राजा ने गेहूं के दाने का रहस्य जानने के लिए अपने पंडितों को कौन से रहस्य ढूंढने के लिए कहा। राजा ने गेहूं के दाने के रहस्य को जानने के लिए अपने पंडितों को क्या कहा। तो इस तरह से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं जो यद्यपि पाठ्य पुस्तक के पीछे नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको कहानी के बीच में इनका उत्तर बता दिया गया है। तो उम्मीद है बच्चों ये कहानी आपको बड़ी रोचक लग रही होगी। इसका अंत हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।